बचपन में दादी नानी ना हमें कहानियाँ सुनाया करती थी और वो कहानियाँ कुछ ऐसी होती थी जिसमें जो हम असलियत से तो काफ़ी दूर रहते थे और एक अलग ही सपनों की दुनिया में खो जाया करते थे। और जब वो दादी नानी हमें कहानी सुनाया करती थी तो मैं अक्सर सोचा करता था कि काश मैं भी उस दुनिया में जा सकूं, मैं भी वो किरदार जी सकूं, मैं भी उस दुनिया का किरदार बन सकूं। और इन सब का श्रेय दादी नानियों को तो जाता ही है, पर उससे भी ज़्यादा अगर मैं श्रेय देना चाहूँगा तो वो एक फ़िक्शनल राइटर होते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने भी वो लिखी होती हैं और दादी नानियाँ वहीं पढ़कर हमको सुनाया करती हैं। तो ऐसे ही एक फ़िक्शनल राइटर भी हमारे साथ मौजूद हैं, रामनाथ राजेश जी मौजूद हैं अभी हमारे साथ। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर मैंने दादी नानी की बात करी, तो आपको भी क्या इंस्पिरेशन उसी वक्त बचपन में दादी नानी की कहानियों से आई थी? देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैं डिफर करता हूँ। जी। दादी नानी की कहानियाँ तो ज़रूर सुनता था, लेकिन वो कहानियाँ बहुत अच्छी होती थी कि मतलब ख्याली दुनिया में आदमी एक वो दादी नानी की कहानियों में राजकुमार और राजकुमारी से नीचे नहीं होता था। ठीक है। जबकि वास्तविक दुनिया में अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिसकी जितनी सोच है उसकी उस सोच के हिसाब से राजा और रानी की परिकल्पना करता है। जैसे अगर आप आदिवासी समाज में चले जाएं तो कुछ जातियां हैं जिनको जो कहती हैं कि राजा दूध भात खाता होगा। अब उसकी परिकल्पना ही है कि राजा जो होगा वो दूध भात खाता होगा, मतलब उसके लिए दूध ही राजा होने का परिचायक है। या चावल का भात मिल रहा है तो वो राजा खाता है, उसको तो चावल भी नहीं मिलता है ना। तो एक राजा था और एक रानी थी। वो राजा रानी उस समाज को का प्रतिनिधित्व नहीं करता था जिस समाज का व्यक्ति कहानी कहता था। ठीक है। लेकिन आज जो मौजूदा दौर है, हम राजा रानी की कहानियां नहीं कहते हैं, माफ करेंगे। मैं तो उनकी कहानियां कहता हूं जो हमारे समाज में रहते हैं लोग, जो हमारी तरह से जीते हैं। उनके दुख दर्द को मैं लिखता हूं फिक्शन में। यही है भाई सर, अगर मैं फिक्शन की बात करूं तो नॉन फिक्शन में हमारे पास बैरियर्स कम होते हैं, फिक्शन में बैरियर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो हम लिख रहे हैं वो हमको असलियत से ताल्लुकात करना पड़ता है उसका, कि लोगों को ये नकली भी ना लगे, लोग उससे रिलेट भी कर सकें। तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक अपने को समझ रहा हूँ कि आप वो कुछ उल्टी दिशा में बात कर रहे हैं। जब नॉन फिक्शन लिखते हैं तो बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास करके जब हम जैसे 17 साल में दैनिक जागरण में चीफ सब एडिटर और विभिन्न पदों पर रहा। न्यूज़ 18 में मैं 3 साल रहा डिप्टी न्यूज़ एडिटर, एबीपी का कंसल्टेंट रहा, ईटीवी में रहा, आईएनएस में रहा। तो ज़िंदगी के 30 साल तो मैंने पत्रकारिता में गुजारे हैं। तो वहाँ क्या होता है कि आपके पास लिखने की बहुत सारी आज़ादी नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर यह दे रहा हूं कि अगर आपको मोदी के खिलाफ लिखना है, आपको मोदी की कोई बात पसंद नहीं आती है, प्रधानमंत्री की, तो आप किसी भी मीडिया हाउस में चले जाएं तो मौजूदा दौर यह है कि एक खास लिमिट के बाद आप नहीं लिख सकते उनके अगेंस्ट में। परोक्ष रूप से मीडिया आज़ाद नहीं है। ठीक है। मैं खुद मीडिया का मैनेजमेंट से जुड़ा रहा हूं। जब मैं डिप्टी न्यूज़ एडिटर था न्यूज़ 18 का, तो आप ये बताइए, न्यूज़ 18 में आप हैं तो क्या अंबानी के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, इसलिए कि वो मीडिया संस्थान अंबानी चला रहे हैं। ठीक है। तो अब यहां से बात होती है कि लेकिन लिखना तो है आपको। अगर नहीं लिखते हैं तो आप समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, इनजस्टिस है, सच को आप दबा रहे हैं। तब आप फिक्शन का सहारा लेते हैं। यहां से बात होती है फिक्शन का। मैं अभी एक स्टोरी लिखा एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे एबीपी, मैं अभी एबीपी में था, एबीपी का कंसल्टेंट था। अप्रैल में मैं छोड़ा हूं एबीपी। अप्रैल में, मई में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा चैनल माना जाता था एबीपी गंगा, एबीपी गंगा बंद हो गया।
एबीपी माझा मराठी चैनल, वो बंद हो गया और एक साथ 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट किक आउट कर दिए गए। आपके बगल वाले बिल्डिंग की बात मैं बता रहा हूँ। इस बिल्डिंग में मैं आता रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट। उनको यहां तक मौका नहीं दिया गया कि वो जा करके अपने ड्राइवर से जिस डेस्क पर वो 3 साल 4 साल 15 साल बैठे उसमें से अपना सामान निकाल सकें। जो उस सिस्टम में उन्होंने कुछ पर्सनल चीजें रखी होंगी, अपने इमोशंस रखे होंगे, उसको भी वो कॉपी कर सकें। तो इस दर्द को आप एबीपी में लिख पाएंगे क्या? मैं वही बात कर रहा हूं। तो इमोशन की जब बात आती है ना, तो आप एबीपी के में जो गलत हुआ उसको आप कहां लिखेंगे बताइए? उसके लिए आपको फिक्शन में ही जाना होगा, यही मैं कह रहा हूं। और जो आप युवा पीढ़ी है उसकी जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है फिक्शन के लिए। ठीक है सर, आपका जो अभी वर्कशॉप हुई थी वहाँ पे आपने कहा कि दुख दर्द को आप अपनी इंस्पिरेशन बनाएं, तो वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। आप वो हमारे दर्शकों को एक बार और बता सकें तो? देखिए, ये दुख दर्द का मतलब ये है कि आप चाहे जिस उम्र में हो, हर उम्र का अपना सुख है और हर उम्र का एक अपना दुख है। आप सोचिए कि लगता होगा कि हम बच्चे रहते तो सबसे अच्छा रहता, सबकी गोद में घूमते रहते हैं, ठीक है, सबकी गोद में चढ़े रहते और कितना मजा आता। पापा के कंधे से उतरते तो मम्मी गोद में ले लेती, और मम्मी के कंधे से उतरते तो कोई दादी नानी गोद में खिलाती हमें। लेकिन बच्चा रह तो नहीं पाए। और ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती कि अगर बच्चा ही रह जाता, उसके पेरेंट्स उसको एक अस्पताल से लेकर के अपनी जितनी सामर्थ्य होती उसको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक लेकर के घूम रहे होते कि बच्चा का ग्रोथ नहीं हो रहा है। यही बात है। तो दुख दर्द की बात, तो जो बच्चा को कोई दर्द नहीं है, लेकिन उसका दुख है बड़ा होना। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपके दर्द बढ़ते जाते हैं। 10 से 11, जब 5 साल का होता है तो उसके कंधे पर पता चला कि 10 केजी का बच्चा है, 2 केजी का उसका बस्ता हो गया। तो सबसे पहली तकलीफ तो उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन उसके पेरेंट्स स्कूल में ले जाकर के छोड़ते हैं और चिल्ला करके रोता है कि ना मम्मा तुमसे हम दूर नहीं जाएंगे। समझ रहे? उस क्लास में जाने के बाद वो कितना रोता है बच्चा फर्स्ट डे। आप मतलब उसके जिस दिन उसके आंसू आपके यहां तक पहुंच जाएगा, आप फिक्शन लिख लेंगे। ठीक है सर, वही अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। पर मैंने सुना था जब आपने कहा था कि कोई बैरियर ये नहीं होती लैंग्वेज, तो उस किस संदर्भ में आपने कहा था? वो मैंने इसलिए कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाषा अच्छी नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा इसका पक्षधर हूं। मैंने आपको उसके पहली लाइन मैंने क्या कहा था कि दिल्ली के बच्चों की भाषा खिचड़ी है। ये कहा था ना कि आप अंग्रेजी जानते नहीं हो, हिंदी आती नहीं है। एक वाक्य अगर आपको हिंदी में कह दे कि 5 वाक्य आप हिंदी में बोले तो उसमें 3 वाक्य में जरूर अंग्रेजी के शब्द ठूंस देंगे, क्योंकि उसके बिना आपका वाक्य कंप्लीट ही नहीं होगा, पूरा ही नहीं होगा। लेकिन ये बताओ कि हम अगर ये कहते हैं कि तुम भाषा सीखने के बाद तुम लिखना शुरू करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि हमेशा जैसे जैसे सीखते जाओगे तुम्हें लगेगा कि अरे अभी तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। न्यूटन ने कहा था, न्यूटन को मानते हैं कि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन न्यूटन ने कहा था कि मैं तो समुद्र के, आप इतने बड़े वैज्ञानिक हो, किसी ने कहा तो उसने कहा कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, मैं तो समुद्र में अभी उतरा भी नहीं हूं, उसके किनारे बैठ के कंकड़ चुन रहा हूं। तो ज्ञान जो है, भाषा की जो बात कर रहे हैं, तो तुम भाषा भी तो बनने चले हो या राइटर बनने चले हो, ये बता दो मुझे। अगर
प्रेमचंद तो बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, निराला कोई बहुत ऐसे तो नहीं था कि स्कॉलर रहे, सूरदास तो कभी स्कूल गए भी नहीं होंगे, तुलसीदास तो किसी क्लास तक पढ़े ही नहीं। तो आप जितने को आप जानते हो, जितने राइटर्स को, वो बता दो कि उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है भाषा के मामले में। भाषा की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हमेशा अपने फीलिंग्स की। जिस दिन तुम अपनी फीलिंग्स हिंदी अंग्रेजी दोनों को मिला करके लिख दोगे, तो अंग्रेजी के शब्द जब एक बार तुम्हारी फीलिंग्स आ जाएगी ना पेपर पे, तो उसके बाद तुम अगर अंग्रेजी में लिख रहे हो तो उस हिंदी के शब्द का अंग्रेजी अनुवाद देख लेना, और हिंदी में लिख रहे हो तो अगर अंग्रेजी वाला शब्द जो तुमने डाल रखा है, अब तो हर चीज के लिए गूगल महाराज की जय है, एक बार गूगल पर डाल लो उस शब्द को, उसका आ जाएगा हिंदी 10 तरह का, उसमें उस शब्द को उठा के डाल लो, भाषा सुधर जाएगी। क्या बात है? कहीं कोई मैं यही कह रहा हूं ना कि ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट है। आज की तारीख में पूरी दुनिया ही एक गांव है, और लैंग्वेज इज नो बार। भाषा से कम्युनिकेशन बाधित नहीं होता कहीं पर भी। जो आप कहना चाहते हो आप किसी भी भाषा में कहो, आप तमिल तेलुगु में कह लो, उस पूरे सेंटेंस को गूगल ट्रांसलेशन में डाल दो, वो आ जाएगा हिंदी में या अंग्रेजी में, जिस भाषा में खोजो। तो अब पहले वाला जमाना थोड़ी है कि वो दूसरी भाषा बोल रहा है। बात सिर्फ वही है कि तुम अपने भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को किस तरह से एक्सप्रेस करते हो। मैंने ये भी कहा था कि जिस दिन आपके आंसू इंक बन जाए, उस दिन आप राइटर बन जाओगे। बिल्कुल सर। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं फिक्शन राइटिंग की, तो इसमें हमें पूरा एक वर्ल्ड तैयार करना पड़ता है, एक अलग दुनिया तैयार करनी पड़ती है। अगर मैं ब्रह्मास्त्र की बात करूं, तो वहाँ पे हम सब ने उम्मीदें लगाई थी कि कुछ लव स्टोरी से बॉलीवुड से अलग देखने को मिलेगा, पर फिर से वही लव स्टोरी आ गई। तो क्या आप इस लव स्टोरी के साथ बॉलीवुड का हमेशा टिका रहना सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं खुद भी लव स्टोरीज लिखता हूँ, इसलिए ये नहीं कहूँगा कि लव स्टोरीज लिखना खराब है, क्योंकि प्यार जो है, अब प्यार का, लेकिन वो बहुत संकुचित दायरे में हो गया प्यार। पापा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मम्मी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, तो आपका प्यार, आपको दादी तो सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, तो दादी के प्यार पर आज तो कोई फिल्म क्यों नहीं बनी भाई? यह सवाल विचारणीय है। पापा ने बहुत प्यार किया आपको, पूरा जीवन लगा दिया आप में, पापा के प्यार पर कहां खबर कोई बनी? प्यार बस वही जिस्मानी जरूरत प्यार है क्या? मैं वही बात कर रहा हूं, जो खास करके 17 साल की कोई 17, 18, 19, 20 साल के कोई आकर्षक चेहरे वाली लड़की को के चेहरे को पोत दो, पूरा मेकअप कर दो गहरा, और 40 साल के बूढ़े हीरो को, अक्षय कुमार को 45 साल के, उसका हेयर स्टाइल और मेकअप के बल पर उसको बना दो 20 साल का, और दोनों के बीच में तुम आलिंगन और चुम्बन करा दो। वो प्यार है क्या? वो हवस है, जिस्मानी जरूरत है, वो प्यार नहीं है। प्यार तुमसे धरती पर एक ही आदमी करता है, जो सबसे ज्यादा करता है, वो है तुम्हारी मम्मी। उसके बाद अगर कोई प्यार करता है तो तुम्हारे पापा। क्या तुम्हारे मम्मी और पापा के प्यार पर आज की बॉलीवुड की फिल्में बन रही हैं क्या? नहीं बने सर। तो ये मार्केटिंग है। कहा जाता है कि हम ये नहीं कह रहे कि प्यार, जिस्मानी प्यार, क्योंकि हम लोग सब वी ऑल आर बाई प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिलेशन। हम जितने लोग धरती पर आए हैं सेक्सुअल रिलेशंस के जरिए ही तो आए हैं, तो हम उसको डिफेम नहीं कर सकते हैं, हम उसको बदनाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका दायरा इतना संकुचित मत करो। प्यार को सिर्फ जितनी फिल्में बने
उसमें 18 साल की ही हीरोइन हो और 22 साल का ही की हीरोइन हो और पता चला कि उसके शरीर पर कपड़े हैं कि कपड़े कम हैं कि ज़्यादा हैं, इसी पर सारे रिपोर्टर्स फोकस करें और जितने कम कपड़े उतना ही ज़्यादा कहला जाएगी कि एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है, हॉट है। यह हॉट शब्द क्या है भाई? मैं आज तक तो नहीं समझ पाया कि हॉट कहां से होगी। कपड़े कम दिखाना, कपड़े कम पहनना हॉट है? पर सर रीडर्स की मांग तो फिर वही है ना? यही तो बात है कि रीडर्स की मांग की हम बात कर रहे हैं, फिल्म को देखने वाले की मांग की बात कर रहे हैं। जिस तरह से वो रीडर, शराब की मांग, दिल्ली में शराब सबसे ज्यादा बिकती है। जरूरत इसकी नहीं है कि शराब बेच, सवाल यह है कि आप शराब विक्रेता बन रहे हैं कि दूध के विक्रेता बन रहे हैं। आप दूध बेचना चाह रहे हो कि शराब बेचना चाह रहे हो? दोनों का दो इंटेंशन है। कोई शराब बेचने वाला नहीं कहता कि आपको कैंसर हो जाएगा, और कोई दूध बेचने वाला नहीं कहता कि आप पहलवान बन जाओगे। लेकिन ये आपको, इस समाज को ही तय करना होगा कि वो शराब बेचना चाहेगा या दूध बेचना चाहेगा। एक बहुत बड़ी, देखिए अब आप यहां मैं थोड़ा सा आपको दूसरे तरह से बात करता हूं। क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि आपका समाज जो है वो कम शिक्षित है, शिक्षा कम है। तो अब फल बेचने वाला, अब पता चला कि यूट्यूबर्स आज की तारीख में, आप गूगल पर कर लो तो कम से कम 20-25 करोड़पतियों का आ जाएगा, जिन्होंने कि 200 करोड़ 100 करोड़ से ज्यादा यूट्यूब के जरिए कमाए हैं यहां। और यूट्यूब पर ऐसी ऐसी चीजें हैं, रील्स आप देखते हो दिन भर में, रील्स पर में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनका कि कोई भी, हम कहेंगे किसी भी तरह से स्तरीय नहीं है, और उनके देखने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। वजह क्या है? मानसिक विकास नहीं होना, बौद्धिक विकास नहीं होना। अब फल बेचने वाले से अगर तुम अध्यात्म की बात करने लगोगे तो तुरंत भगा देगा आपको। सब्जी बेच रहा है, कूड़ा बेच रहा है, कूड़ा चुन रहा है, वो भी आज मोबाइलधारी है। उसके पास भी और खाने को पैसे हो या नहीं, लेकिन इंटरनेट का बैलेंस है उसके पास। और वो जो देखेगा वो आपका सेमिनार नहीं देखेगा। मैं वाजपेयी जी को सुनने आया हूं, उनकी कविताएं सुनने आया हूं। लक्ष्मी वाजपेयी जी जो अभी आपके यहां ये हैं, मैं घर से चला तो सोचा कि चलो उनके साथ थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे सुन करके। तो मैं जिसको सुनना चाहूंगा उसको आपका सब्जी बेचने वाला सुनेगा क्या? तो दिक्कत क्या है कि सब्जी बेचने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है और उनके हिसाब से फिल्में बन रही हैं, क्योंकि पॉकेट में, और वो और ज्यादा गरीब हो रहा है। शराब की बिक्री ज्यादा हो रही है इसलिए कि रिक्शा पुलर ज्यादा शराब पी रहा है। समझ रहे हैं? तो ये आपकी जिम्मेदारी है, खास करके उस समाज की जिम्मेदारी है जो फिल्में बना रहा है। लेकिन उसको, उसका आर्थिक पक्ष भी है। मैं उनको दोषी नहीं मानूंगा, इसलिए कि एक फिल्म बनाने में जो पहले बजट 4 करोड़ 5 करोड़ में होती थी, अब एक फिल्म बनाने में 200 करोड़ लग रहे हैं, 300 करोड़ लग रहे हैं, 500 करोड़ लग रहे हैं। तो एक फिल्म बनाने में उतना यह है, तो उसमें मसाला नहीं डालेगा तो वो दर्शक आएगा ही नहीं आप तक। वही सर, मैं साहिल लुधियानवी की अगर मैं बात करूं तो वो लव स्टोरी, लव शायरी वगैरह, नज्म, वो लव स्टोरी, प्यार पर लिखते थे, मोहब्बत पर लिखते थे। पर उन्होंने खुद कहा कि वो कभी मोहब्बत पर लिखना नहीं चाहते थे, वो ऐसे टॉपिक्स पर लिखना चाहते थे जो आवाम से कनेक्ट हो, कृषि हो गया, इन सब से लिखना चाहते थे। पर उन्होंने लिखा वो जो जनता मांगती है। देखिए अब यही पहले है, पहले और अब में फर्क क्या है कि बाजार, दो चीज है, प्रोडक्ट हमारा है, इसको बाजार में बेचना है। दूसरा कंसेप्ट है कि बाजार की ये डिमांड है, उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट तैयार करना है। उत्पाद जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उत्पाद के
हमारा जो उत्पाद के हिसाब से, बाजार की मांग के हिसाब से हमें अपना उत्पाद देना है। तो जो अब खास करके जब आप कहानियाँ लिखते हो या ये करते हो, तो पहले हम लोग जब, मैं तो कम से कम अभी तक, चूँकि आर्थिक ज़रूरतें भी हैं बहुत सारे, मैं कई मीडिया संस्थानों में पढ़ाता हूँ, जनरली मास्टर डिग्री का क्लास लेता हूँ, अधिकतर जगह पर मैं मास्टर डिग्री का क्लास लेता हूँ, जर्नलिज्म पढ़ाता हूँ। तो वो बाजार में मुझे मेरी कहानियाँ, अब क्यों मेरा बस चले तो मैं सिर्फ कहानियाँ लिखूं या कविताएं लिखूं, लेकिन मुझे भारतीय साहित्य अकादमी छापता है, तो एक कहानी का कितना देता है जानते हैं? 2000 रुपये। अब और उसमें भारतीय साहित्य अकादमी में नियम है कि एक साल में सिर्फ एक ही कहानी आपकी छपेगी, वो भी बहुत नामचीन है तब, क्योंकि पूरे देश के 36 राज्यों का वहां प्रतिनिधित्व होता है। तो क्या 2000 से पूरा परिवार चल पाएगा आपका? नहीं चलेगा। तो जब नहीं चलेगा तो आप क्या कीजिएगा? तो कहीं नौकरी कीजिएगा। लिखने पढ़ने के अलावा और कुछ आता नहीं है तो क्या कीजिएगा? तो लिखने आता है तो आप पत्रकार बनिएगा कहीं। तो इंडिया के जितने भी बड़े बैनर हैं सब में मैंने पत्रकारिता की। तो लिखना, मेन बात वही आकर के रुक गई। मुख्य बात तो यही है कि बाजार के हिसाब से दो चीज है कि या तो हम खुद को बाजार में बेच दें, जो बाजार की डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई करने लगे। मैं पटकथा लिखूं, कहानियां लिखूं और फिल्मी दुनिया में जाकर के बेचूं, जो मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि मैं उस स्तर पर नहीं अपने को गिरा सकता हूं। क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, टी सीरीज है आपके बगल में। आज से 15-17 साल पहले मैं भोजपुरी में भी लिखता हूं, तो 15-17 साल पहले मुझे कहा गया कि सर कुछ गाने दे दीजिए। उस समय टी सीरीज के कैसेट्स आते थे, कैसेट्स के लिए मैंने कुछ गाने लिख दिए। बात हो गई कि आ रहा है। जैसे ही घर में हुआ कि क्या लिख रहे, तो हुआ कि नहीं सर ऐसे गाने नहीं चाहिए, फड़कते हुए गाने चाहिए। अब ये शब्द मुझे थोड़ा खटका। मैंने कहा कि, तो मैं भी कहा कि ठीक है मैं फड़कता हुआ ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो उनके हिसाब से जो फड़कता हुआ धड़कता हुआ था वो मैंने लिख दिया। वो बहुत खुश हो गए। हुआ कि अब जा रहा है। घर में हुआ क्या कि घर में उस गानों को मैं अपने बेडरूम में उस गाने को गुनगुना करके, और ये सोच रहा था कि जब रिकॉर्डिंग होगी तो गायक को मैं कैसे गाइड करूंगा कि कहां किस रूप में इसको डालना है। घर में वाइफ ने सुना। उस समय मैं बिहार झारखंड का इंचार्ज था, चीफ सब एडिटर था। तो उन्होंने कहा कि आप और ये लिख रहे हैं, आपने कभी सोचा कि आपके बच्चे जब बड़े होंगे और जब जानेंगे कि ये हमारे पापा ने ये गाना लिखा है, वो खुश होंगे कि रोएंगे? ये बताइए। ये बात इतनी पिंच की मुझे कि मैंने कहा कि नहीं। मैंने उन गानों को फाड़ दिया जिसके मुझे उस समय 12,000 रुपये मिल रहे थे, और मैंने नहीं लिखा फिर। तो सिर्फ जरूरत इसका है, इस बात की है कि आप बाजार में बिकने को तैयार हैं कि नहीं। कश्मीर फाइल्स भी तो बनी इसी जमाने में। मैं बात कर रहा हूं कि एक तरफ आप दूसरी फिल्मों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसमें आप कश्मीर फाइल्स की भी तो बात कीजिए। और क्या कश्मीर फाइल्स किसी से कम पॉपुलर हुई? कथा, अगर आप, मैं वही कह रहा हूं, राजा रानी की कहानियां आप नहीं चलेगी। आपको लिखना होगा उसी समाज को जिस समाज में आप रहते हो।
और राजा रानी की कहानियों आप इमेजिनेशन में जीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जितने, और यही वजह है कि बॉलीवुड आज की तारीख में बुरी तरह लड़खड़ा रहे और साउथ की मूवीज क्यों इतनी हिट हो जा रही हैं कि आप एक पेड़ के इर्द गिर्द एक लड़के और एक लड़की को चक्कर लगवाने के अलावा और 2-4 चुम्बन के दृश्य डाल करके 2-4 कैमरे डलवा करके इससे ऊपर उठने को तैयार ही नहीं हो, तो आपको लोग कितनी दिन तक झेलेगा? कुछ नया आप देने को तैयार नहीं हो तो। कमजोर स्क्रिप्ट, जब कहा जाता है कहानी ही में ही दम नहीं है। एक्टर तो तब न है जब कहानी हो। तो आप सबसे कम खर्च अगर कहीं होता है आज की तारीख में बॉलीवुड में, तो कहानियों पर। वो पता चला कि 20,000 रुपए में कहानी लिखवा लिया, उस पर 200 करोड़ की फिल्म बना रहा है। 50,000 में कहानी लिखवा लिया, जहां की 50,000 रुपए तो 15 दिन रहने का लग जाएगा मुंबई में, अगर ढंग से कोई रहे तो इसको इससे ऊपर आना होगा, यही मैं कह रहा था। ठीक है सर, समय का भी तकाजा है, जाने का वक्त हो गया है, तो जाते जाते जो फिक्शन राइटर बनना चाहते हैं उनके लिए मैसेज आप देना चाहें तो? मैं यही कह रहा हूं, खुल करके जियो, बस खुल करके जियो और अपनी भावनाओं को कभी भी मरने मत दो। होता क्या कि जैसे जैसे आदमी उम्र बड़ा होता, जैसे जैसे ग्रो करता है आदमी, अंदर से मरता जाता है। अंदर के आदमी को जिंदा रखो, और जो बात अच्छी लगे, मैं उन बच्चों को बहुत लाइक करता हूं जो खुलकर हंसते हैं, और उनको भी बहुत लाइक करता हूं जो जम के रोते हैं, क्योंकि ये दो पहलू है। जो हंस नहीं सकता और रो भी नहीं सकता, तो और रोने और हंसने का ही तो नाम दुनिया है, और इसी का नाम तो जिंदगी है। जिस दिन हंसो तब भी लिख लो, रो तब भी लिख लो, और ये तभी संभव है। वक्त मुश्किल है, जरा सरल बनिए, रमानाथ अवस्थी की ये लाइन है। जितना मुश्किल हालात हैं, मैं यही कह रहा हूं कि कोई चोर है, छोटा सा एग्जांपल, कोई चोर है और आप जानते हैं कि ये चोर है, उसी को दे दो बैग अपना, ये तुम रखो, वो नहीं चुराएगा, क्योंकि उसको तो मालूम है कि इन्होंने बैग दिया है। मैं वही कह रहा हूं कि आप उस तरह से जीना शुरू कर दो कि जहां से एकदम ओपन हार्ट। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उस लाइन को हमेशा याद रखो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा, उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि अपना लोटा रोज वह मलता है जिसका पीतल का है, मेरा तो सोने का है, मैं क्यों मलूं? तो अपना अंदर बाहर जब एक हो जाएगा, जैसा हूं कोई बात नहीं, मेरे बारे में दुनिया क्या कहती है उससे क्या फर्क पड़ता है यार, तुम्हें कितने लोग याद करेंगे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो एक से कहानियां कही जाती हैं, इतनी कहानियां कही जाती हैं। अमृता प्रीतम के बारे में तो एक से कहानियां हैं, आप लोग जानते होंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? आज अमृता प्रीतम को आज भी तुम पढ़ते हो, नाम याद करते हो। वही है कि अंदर जो है, अंदर भरे मत रहो, अंदर की बात को तुम पेन एंड पेपर में डाल दो, जैसे ही तुम्हारी बात बाहर आ जाएगी तुम मुक्त हो जाओगे, हल्के महसूस करोगे, और जब हल्के रहोगे तो जिंदगी हमेशा खुशनुमा रहेगी। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को इतना समय देने के लिए। तो ये थे रामनाथ राजेश जी हमारे साथ मौजूद थे, और सिंपल मैं समअप करके बोलूं तो इनका कहने का मतलब था कि अब दादी नानी की कहानियों से बाहर निकलने का वक्त है और कुछ अच्छा करने का टाइम है। अब लव स्टोरी की बात नहीं कर रहा मैं, उसके आगे भी निकलना पड़ेगा और भी कुछ सोच कर लिखना पड़ेगा। तो और भी मेहमानों से मिलवाऊंगा मैं आपको, जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।